हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को पता है बेटा कि अभी कोविड चल रहा है, इस वजह से स्कूल्स भी बंद है या कोचिंग वगैरह सब बंद है। तो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर के थ्रू आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की एक छोटी सी ट्राई की है। तो इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपके लिए हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रिपेयर कर सकें। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट की हम लोग यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोगों ने इनके पहले वाली क्लासेस में वीडियोज़ देखे। उन वीडियोज़ में क्या था? उन वीडियोज़ में था आर सर्किट था, एल सर्किट था, RLC था। इस तरीके से अलग अलग हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे। बट जो अपना जो टॉपिक है बेटा अब है RLC से रिलेटेड था। तो RLC से रिलेटेड है वो क्या है? रेजोनेंस इन AC सर्किट विद LCR। अब मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में बेटा बताया था रेजोनेंस क्या होता है, बताया था, सॉरी याद करो, रेजोनेंस क्या होता है बताया था। दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना, मतलब दो आवृत्तियों का मिलना, एक ही बिंदु पर दो आवृत्तियों का मिलना, क्या कहा था? रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करके चलते हैं बेटा, देखो इसके लिए कि यहां पर जो आपको ये शो हो रहा है कंटिन्यूटी में किस अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं, देखो चीजें यहां पर देखो, रेजोनेंस इन AC सर्किट विद LCR। अब रेजोनेंस विद AC सर्किट विद LCR का क्या मतलब है? रेजोनेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या बोला कि रेजोनेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया यहां पर Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, Z का फॉर्मूला ये था। अब Z क्या होता है? इंपिडेंस होता है अपने पास। Z क्या होता है? इंपिडेंस। तो इस इंपिडेंस के फॉर्मूले को हमने किस तरीके से लिखा? देखो, रेजोनेंस की बात कर रहा है या वर्ड पे लगा हुआ है, देखो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का क्या मतलब हुआ बेटा? रेजोनेंस का मतलब हुआ दो फ्रीक्वेंसी का मिलना, दैट इज XL इक्वल टू XC। क्लियर है? तो Z बराबर ये क्या हो गया बेटा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XL स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो ये तो जीरो हो ही गया, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर हो गया बेटा, और Z इक्वल टू कितना हो गया बेटा? R हो गया। तो रेजोनेंस कंडीशन में RLC का जो रेजिस्टेंस है वो R सर्किट के रेजिस्टेंस के क्या कहा जाता है बेटा? इक्वल कहा जाता है यहां पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया भाई? क्या बोला मैंने? RLC सर्किट का रेजिस्टेंस R सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तुम्हारे माइंड में सर ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा होने का रीजन क्या है? तुम लोगों ने क्या बोला? XL किसके बराबर है? XC के। वही तो रेजोनेंस होता है। XL किसके बराबर है? XC के। वही क्या है तुम्हारे पास? रेजोनेंस। फिर एट रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर यहां पर अपने पास डिफाइन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे दिया मैंने? आपने क्या बोला? XL बराबर XC। तो यहां लिखा हुआ है ओमेगा RL बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। तो XL बराबर XC मैंने जब बोला है तो XL का मतलब क्या है? ओमेगा L। ठीक है, और XC का मतलब क्या है बेटा? 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है बेटा, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? भाई अपन पहले पढ़ चुके हैं। XL बराबर XC क्या थी? रेजोनेंस मतलब अनुनाद था। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो गया। ठीक है भाई, ओमेगा इधर चला गया तो L कहां जाएगा? नीचे। फिर ओमेगा बराबर हो गया बेटा 1/√LC हो गया। ओमेगा बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन रूट LC। और ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो 2πfr बराबर क्या हुआ बेटा जी? 1/√LC। ठीक है, FR मतलब ये होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। 2π कहां जाएगा? नीचे। तो 2π नीचे आ जाएगा, तो 1/2π√LC आपके पास एक फॉर्मूला यहां पर डिफाइन हो चुका है। बढ़िया तरीके से मैंने यहां पर आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की है कि भाई FR बराबर 1/2π√LC किस तरीके से अपने को मिला है। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्म हो सारे? देख लीजिए एक बार अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर देखो आगे बात आती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर। भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई है तो उसका कर्व भी बनेगा। क्लियर है बेटा?
कर्व भी बनेगा। फिर बात आती है बेटा यहां पर देखो बैंडविड्थ। अब तुम्हारे माइंड में लिखा हुआ है सर बैंडविड्थ क्या है अभी? अरे भाई बैंडविड्थ का मतलब है दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। जैसे क्या है, आप लोग क्या करके चलते हो बेटा, हम यहां पर करके चलते हैं कि जैसे कोई भी चैनल सुन रहे एफएम चैनल 94.3 माय एफएम सुन रहे जियो दिल से, ठीक है, ये होता है। तो उसके एक पहले और एक बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है, तो उन दोनों का डिफरेंस, भाई आपको उस पर आवाज तो आती है, यानी कि सिग्नल तो सुनाई देता है, लेकिन एक खरखराहट आती है, हिसिंग साउंड, चुर्र इस तरीके का हिसिंग साउंड आता है। तो आवाज तो आई, लेकिन उस पर क्या है बेटा, एक खरखराहट आई हमें, जो हमें क्लियर सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, जो हमें क्या नहीं कर रही बेटा, क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी, जो हमें क्लियर सुनाई देने से रोक रही है एक तरीके से। तो उन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 2 डेल ओमेगा लिखा हुआ है, लेकिन दो का डिफरेंस। और क्यू फैक्टर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, इसका मतलब है बेटा क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, मतलब अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, अनुनादी आवृत्ति व बैंड चौड़ाई का अनुपात क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है, या क्यू फैक्टर कहलाता है आपके पास। बताइए समझ आया नहीं आया क्यू फैक्टर का मीनिंग? क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? कंफर्म? चलो फिर बात आती है बेटा क्यू फैक्टर का ग्राफ की। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, 3 रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। फिर कि सर ये कैसे हो रहा है साहब? तो आपको पता है ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इस पे हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिली है, तो ये तो दिख ही रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, देखो इस तरीके से। कोई भी चैनल हमें सुनाई देता है तो बढ़िया क्लियर सुनाई देता है, तो ये शार्प सिग्नल, उसके दोनों साइड में वीक, फिर और वीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये सिग्नल मिक्स होते जाते हैं। तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो वही चीज हमने शो करी है, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस तुम्हारे पास यहाँ पर, अब तुम्हें पता है कि भाई आर के रिगार्डिंग जो वैल्यूज क्रिएट होती है वो क्या होगा, डिक्रीमेंटल ऑर्डर में होगी। डिक्रीमेंटल ऑर्डर मतलब कि क्या होगा कि भाई शार्पनेस उसकी कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस जैसे जैसे क्या होता जाएगा बेटा, चेंज होता जाएगा, तो वहां पर क्या होती जाएगी, शार्पनेस क्या होती जाएगी, कम। जैसे करंट या मैक्सिमम थी, अब करंट कम हुई मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो शार्पनेस कम होगी ना करंट की, फिर और शार्पनेस कम होगी करंट की। तो अलग 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 पॉइंट पे शार्पनेस कम होती जा रही है। शार्पनेस मतलब क्या, तीक्ष्ण बिंदु। शार्पनेस का मतलब क्या था, तीक्ष्ण, यानी कि पीक बिंदु जिसे कह सकते हैं, टाइट बाउंडेड जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर अब एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मैंने आपको बताया बच्चों, दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस था। क्लियर है? तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है R/2πL। क्या होता है बेटा, R/2πL। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, R/2πL होता है। ठीक, अब तुम्हारे माइंड में कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से? अरे भाई आया कहां से, इसका डेरिवेशन है अपने पास। ठीक है भाई, आया कहां से तुम्हारे माइंड में ये चीज रही, तो इसका डेरिवेशन है अपने पास। इस डेरिवेशन को, ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट में इस डेरिवेशन को बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बुक्स के अंदर, या जैसे एनसीईआरटी ले लो या कोई और दूसरी गाइड वगैरह ले लें, एलएन की शीट्स ले लें, या किसी भी चीज़ को ले लें, तो उनमें क्या है बेटा, है डेरिवेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस डेरिवेशन को हालांकि मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कहाँ, सबसे लास्ट में इस चैप्टर के। क्लियर है बेटा? तो अभी क्या ध्यान रखना है अपने को, डेल एफ इज इक्वल टू R/2πL ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो आपको ध्यान है ही सही, ये रही 1/2π√LC। क्या है बेटा, 1/2π√LC। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें? तो देखो अब यहां पर अपन क्या करके चलते हैं, इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। देखो क्यू फैक्टर को डिफाइन कर रहा हूं मैं, कैसे कि क्यू फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना था, 1/2π√LC।
और क्यू फैक्टर कितना है r/2πl। ठीक, क्यू फैक्टर कितना है r/2πl, 2π से 2π गया तो यहाँ आया 1/√LC और r/l, तो 1/√L इंटू √C लिख सकता हूँ बेटा, और इसको L ऊपर चला जाएगा भाई, 1 2 3 4 स्टेप है, तो 1 का 4 2 का 3। ठीक, ये L कहाँ जाएगा, ऊपर ही ऊपर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √L इंटू √L से ये L कट गया। ठीक, तो Q फैक्टर का फॉर्मूला क्या मिला, 1/r√L/C। ठीक है बच्चों, 1/r√L/C। क्लियर है बेटा, एक फॉर्मूला तो हमारे पास, मेन फॉर्मूला तो ये मिल गया। एक और क्यू फैक्टर की बात करते हैं हम। फॉर्मूला क्या था इसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो FR अपॉन r/2πl लिख सकता हूं, बैंडविड्थ यही थी, 2πl ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2πFRL अपॉन R। ठीक है बच्चों, 2πf को क्या बोला मैंने, ओमेगा, और ओमेगा L क्या होता है, XL/R। क्लियर है बेटा, XL/R। जब ये XL/R है तो ये क्या होगा, इसी तरीके से सिमिलर लिख दिया मैंने, सिमिलर इस चीज को ऐड करा है बेटा कि XL/R है तो इधर हम लिख सकते हैं XC/R। आ गया समझ में, क्लियर है भाई, सिमिलर लिख दिया ना, जैसे XL/R है तो XC/R। अब बात आती है कि सर क्यू फैक्टर की यूनिट क्या होगी, तो क्या होगी बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी हर्ट्ज, बैंडविड्थ की यूनिट भी हर्ट्ज, तो ये क्या है, यूनिटलेस है, और यूनिटलेस होने के साथ ये क्या है, डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं है और इसका कोई भी मात्रक नहीं है। यहाँ पर बच्चों आया नहीं आया समझ में, ये क्लियर है, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देख लीजिए ढंग से। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो आगे फिर, ओहो बहुत बढ़िया टॉपिक है, पावर इन एन एसी सर्किट इन LCR। अब पावर, कौन सी पावर की बात करें, यहाँ पर जो पावर की बात करिए बेटा, ये यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है एवरेज। कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर, एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब औसत शक्ति, एवरेज पावर मतलब क्या होता है बेटा, औसत शक्ति। अब देखो कैसे, क्या है इसका मतलब, किस तरीके से इसको देखेंगे, तो देखो एक 10th क्लास के अंदर या और की अपन बात करके चले तो वहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला रीड किया था पावर का, 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, अरे भाई 10th तो पढ़ के आए हो ना, तो 10th क्लास का ही तो फॉर्मूला है P = VI, पावर बराबर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो मैं 10th के फॉर्मूले को लेकर चल रहा हूँ। 10th का फॉर्मूला क्या है आपके पास, P = VI, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, P = VI, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की इक्वेशन क्या होती है बेटा, वोल्टेज के लिए होता है V = V0 sin ωt, और करंट की क्योंकि आपने R सर्किट में देखा कि भाई फाई 0 था, L में देखा -π/2 था, C में देखा +π/2 था, तो सब में वो चीज अलग अलग मिल रही है, हमें अलग अलग मिल रही है, तो मैंने +π इसके अंदर मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हो गई 2। मैंने क्या बोला यहां पर, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से वैल्यू रख रहे हैं हम, कैसे देखो, P = V0 sin ωt डॉट I0 sin ωt + φ। भाई V0 sin ωt और I0 sin ωt + φ, यही है हमारे पास, क्लियर। चलो फिर V0 ये रहा, I0 आगे लिख दिया, sin ωt का sin ωt और sin ωt + φ, ये हो गया अपने पास, क्लियर है बेटा, sin ωt + φ। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे देखो। अब इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, P =
वी आई है, साइन ओमेगा टी अपनी जगह, डॉट, ठीक है। या इसके पहले मैं तो आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, ये जो है बायो वाले सभी डॉक्टर ध्यान देना, ठीक है। मैं मैथ वालों को तो फॉर्मूला पता है, दिन रात काम पढ़ना ही नहीं, मैं उठ के पढ़ना रहता है उनको, लेकिन बायो वाले सारे डॉक्टर ध्यान दो। साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर क्या है, मतलब साइन ए प्लस बी की टर्म है ये, ठीक है। किसकी टर्म है बेटा, साइन ए प्लस बी की। तो फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आगे वाला तो ए है बेटा, पीछे वाला बी है, क्लियर है। तो P बराबर वी नोड आई नोड साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी। है बच्चों समझ में सारे डॉक्टर्स को? ए का मतलब ओमेगा टी था, बी का मतलब फाई था, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? कंफर्म। वी नोड आई नोड को साइन ओमेगा टी को, इसको बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनसे। तो साइन ओमेगा टी वी नोड आई नोड साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया कोस फाई, प्लस वी नोड आई नोड साइन ओमेगा टी को इससे भी करेंगे, वी नोड आई नोड साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। चलो ये थोड़ा सा ऐसे शफलिंग होगी तो ये तो आप लोग कहोगे सर लुक नहीं आ रहा, भाई लुक ले लो। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, अब तो आ गया लुक। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पर 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई किया। फिर बायो वाले बच्चे की सर ये क्या किया आपने, भाई ये क्या किया आपने, ये क्यों किया आपने? तो बेटा जी इसमें एक बहुत बढ़िया चीज होती है, देखो क्या, कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। रह जाएगा ध्यान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दैट मीन्स साइन 2 ओमेगा टी, कितना है, साइन 2 ओमेगा टी। तो देखो P बराबर वी नोड आई नोड तो है ही सही हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई एज इट इज, प्लस सेकेंड पार्ट देखो वी नोड आई नोड बाई 2, वी नोड आई नोड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ये मत बोलना सर लुक नहीं आ रहा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू। मैंने यहां पर एवरेज वैल्यू का मतलब क्या बोला, औसत मान। क्या बोला बेटा, औसत मान। अब यहां ध्यान देना भाई एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या था बेटा, यहां पर देखो कि औसत मान साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैंने आप लोगों को आरएमएस के डेरिवेशन में बताया है, वर्ग माध्य मूलमान वाले डेरिवेशन में मैंने आप लोगों को यह बताया है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू थी वो थी बेटा जी हाफ, ठीक है, कितनी थी, हाफ। और उसके अलावा साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी है, 0। कितनी होती है बेटा, 0। साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में भी 0 आता है तो 2 पूर्ण चक्र की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, ये आरएमएस से लिखिए, ध्यान रखना। सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तो रख ही रहे ना,
1/2 cos फाई तो 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा पीछे का, बाय 2 कर दूं, ये तो पूरा 0 हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया, देखो आगे फिर v0/√2 इसको लिख दिया, इसको i0/√2 लिख दिया, लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। VRMS IRMS cos फाई, तो cos फाई का फॉर्मूला निकला साहब P एवरेज अपॉन VRMS IRMS, और VRMS IRMS का मतलब क्या हुआ, PRMS लिख सकता हूं, पावर। ठीक है, ये रियल पावर और ये इमेजनरी पावर। ये है बेटा जी पावर फैक्टर, जिसे अपन कहते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोला जाता है इसको, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक बोलेंगे इसको। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आया नहीं आया बताओ। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जो है पावर इन एन एसी सर्किट विद आर। तो आर का फेज एंगल था 0, एल का था -π/2 और सी का था +π/2। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। 1, 2 ये मेन चीजें अपने पास, मेन टर्म्स ये कैसे भाई। P एवरेज बराबर मैंने बोला VRMS IRMS cos 0, यही था। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जो 90 की sin 90। अब ये cos 0, तो यहाँ कितना निकला VRMS IRMS इंटू 1, तो P एवरेज की वैल्यू कितनी निकली बेटा VRMS इंटू IRMS, मतलब कि टोटल पावर ये में मीट हो गई। तो चलो ये तो समझ में आ गया। फिर P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS cos -π/2 है, तो cos -θ cos θ ही तो होता है। VRMS IRMS cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, शाबाश, कितनी होती है 0। ये लो, इसकी भी पावर 0। फिर आगे देखो VRMS IRMS cos π/2, इसकी पावर भी कितनी होगी बेटा जी 0। तो एवरेज ये भी कितना आ गया 0, यानी कि हर जगह पे अपने को यहाँ पर 0 मीट हो रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा वॉटलेस करंट या आइडियल करंट। वॉटलेस करंट एक सीधे से वर्ड अपन ने बोल के चले कि जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी टेक्निक बता के चलूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। भाई मेरा यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है, अब कि सर क्यों नहीं चल रहा, आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर क्यों नहीं चल रहा पंखा। अरे पंखा चलेगा तो पंखे की आवाज़ कैमरे में आएगी। तो ये कौन सी करंट है, वॉटलेस करंट है एक तरीके से, यानी कि स्विच में तो करंट आ रही है, स्विच से लेकर पंखे तक भी कंडक्टर हैं। ठीक है, कंडक्टर का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन काम ही नहीं कर रहे, मतलब बटन चालू ही नहीं है। बटन चालू होगा तो करंट जाने लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो है वायर में, वो काम नहीं कर रहे। तो काम नहीं कर रहे तो क्या है, वॉट है, लेकिन उसका मतलब वाट है लेकिन काम नहीं करता, वॉट लेस या वर्क लेस भी बोल सकते हैं। अब देखो कैसे, ये IV करंट के लिए, ये E वोल्टेज के रिगार्डिंग। एंगल कितना बन रहा है बेटा जी फाई। भाई मैंने तुम्हें क्या करा है, इसके पहले वाली डेरिवेशन के अंदर देखो, यहाँ पर ये कितना एंगल डिफाइन किया, कितना एंगल डिफाइन किया यहाँ पर
फाई एंगल डिफाइन किया था। तो उसी फाई एंगल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं बेटा। आप किस तरीके से डिफाइन होगा देखो, ये रहा फाई एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में, ये कॉस फाई वाला फैक्टर हो गया, और इधर जो आएगा वो 90 डिग्री बनाते हुए साइन आना चाहिए भाई। ये 90 यूँ बनता है, ये 90, तो ये देखो ये बन रहा है 90। अब 90 बन रहा है तो पहले से ही लिखा हुआ है वहाँ पे, तो 90 बन रहा है, तो 90 किस तरीके से डिफाइन है देखो, ये 90 ये आ गया साहब, आई भी साइन फाई आ गया। तो काम कौन सा करेगा, जो वोल्टेज की डायरेक्शन में वही तो काम करेगा। तो वोल्टेज की डायरेक्शन में कौन सा है, कॉस है, साइन है क्या, नहीं है ना, कॉस है तो कॉस काम कर रहा है, तो बिल्कुल कॉस काम कर रहा है। तो ईवी के साथ में कौन कर रहा है, कॉस फाई। तो देखो ये लिखा हुआ है, द कंपोनेंट आई वी कोस फाई जनरेट पावर विद ईवी। तो वही काम करेगा जो वोल्टेज के साथ जाएगा, काम वही करेगा। क्लियर है, कंफर्म, कोई दिक्कत बेटा इसमें भाई। एज ए एग्जाम्पल समझो, कोई बेटा है, दो बेटे हैं, ठीक है, एक पिताजी हैं यानी फादर हैं, तो जो फादर के साथ जाएगा वही सक्सेस होगा, जो उनके कहने पे चलेगा कि चलो ठीक है मुझे इधर ही चलना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो वही तो सक्सेस होगा। जो उनकी बात ही नहीं सुनेगा या नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से सक्सेस होगा। तो इसीलिए जैसे यही बात यही होगी कि ये बेटा हो गया और ये पिताजी हो गए, फादर जिसे कहते हैं अपन। तो बेटा फादर की लाइन में चला तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट गया तो सक्सेस नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर वो अकेला। जैसे ये पढ़िए करंट कैसे देखो, द कंपोनेंट आई वी कोस फाई जनरेट पावर विद ईवी, तो जो साथ में चल रही है वो तो चलो बढ़िया बात है। हाउएवर द कंपोनेंट आई वी साइन फाई डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट पावर अलोंग ईवी, तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, वो तो निठल्ला पड़ा है, वो काम ही नहीं कर रहा ना वहां पे। पावर जनरेट इज जीरो, तो वो कितनी देर पावर जनरेट करेगा, जीरो पावर जनरेट करेगा। अब जीरो कैसे करेगा वो तुम्हें दिख ही रहा है, बता दिया मैंने, क्योंकि वो तो पड़ा हुआ है अलग से, उसकी डायरेक्शन में वोल्टेज है ही नहीं, वोल्टेज नहीं है तो करंट भी काम की नहीं है उसमें। तो दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडियल करंट, यानी कि जो ये करंट कहलाती है बच्चों, ये करंट कहलाती है वॉटलेस करंट और आइडियल करंट, जिसे हम लोग बोल के चलते हैं वर्कलेस करंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बेटा, आया समझ में यहाँ तक? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट वाला टॉपिक था अपने पास वॉटलेस करंट। इसके बाद आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक हमारे पास रिमेन है। एक तो एलसी ऑसिलेशन है, उसके अलावा है ट्रांसफॉर्मर है, उसके अलावा जनरेटर है, और जो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक टॉपिक बोला है, कौन सा टॉपिक बोला है, शाबाश, हाँ वही, कौन सा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ वाला, ये वाला बाकी है। ठीक है, डेरिवेशन में एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बता के चलूंगा, वैसे तो बुक में ही कैलकुलेट होता है, बट फिर भी इसको एक्स्ट्रा में बता के चलूंगा क्योंकि बहुत सी किताबों पीछे की तरफ दिया हुआ है, यानी कोई क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है बेटा, आया यहाँ तक समझ में, कंफर्म? चलो बहुत अच्छी बात है, ओके चलो थैंक्स।